हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं एक और नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मैग्नीशियम। एंड हम इसमें आपको क्विक रिव्यू करवाएंगे इनकी दोनों कंडीशंस के बारे में, विच इज हाइपो एंड हाइपर मैग्नीशियमिया. Now, without any further ado, I would like to jump into the topic. So, with a very basic question, that what is a normal value of magnesium? Now, normal value होती है हमारे मैग्नीशियम की 1.3 से लेके 2.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. अगर ये इससे कम होती है 1.3 से, तब हम इसको कहते हैं हाइपोमैग्नीसीमिया. एंड इफ इट इज मोर देन 2.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, देन हम उसे कहते हैं हाइपरमैग्नीसीमिया. नाउ इसके कुछ सोर्सेज है जो हमारे जैसे आता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जिसमें हमारा एग्जाम्पल कैबेज, स्पिनच, ये सब इसमें आ जाता है. हमारे मीट जैसे इसमें बीफ, चिकन, फिश, लैम्ब एंड एवरीथिंग, ये इसमें हमें मैग्नीशियम देखने को मिलेगा. मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट जैसे योगर्ट हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. एंड अवोकाडो, ये सारी चीजें हमारी मैग्नीशियम कंटेनिंग फूड एंड सप्लीमेंट्स है. देन उसके बाद हम आपको सबसे पहले बताएंगे हाइपोमैग्नीसीमिया के बारे में, जो इसकी डेफिशिएंसी शो करती है. नाउ व्हाट इज हाइपोमैग्नीसीमिया? नाउ हाइपोमैग्नीसीमिया में क्या होता है, हमारा सीरम मैग्नीशियम लेवल 1.3 मिली इक्विवेलेंट से कम होता है. सो व्हेन द सीरम magnesium is 1.3 milliequivalent per liter lesser than this, then we call it hypomagnesemia. So without any further delay, I'm going to jump into the causes straight away. तो मैंने यहाँ पे causes को 3 वे में डिवाइड कर रखा है कि सबसे फर्स्ट में हमने आपको insufficient magnesium intake के बारे में बता रखा है, या फिर उसकी पोर एब्जॉर्प्शन के बारे में. एंड उसके बाद हमारा कहाँ पे मैग्नीशियम का एक्सक्रीशन ज्यादा होता है, एंड कुछ ऐसी इंटरसेलुलर मैग्नीशियम मूवमेंट वाली कंडीशन जो ज्यादातर हाइपरग्लाइसीमिया की उसमें देखने को मिलती है. सो सबसे फर्स्ट आता है हमारा इनसफिशिएंट मैग्नीशियम इनटेक. सो नाउ स्टारवेशन है या फिर मेल न्यूट्रिशन है, सो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे ओरल इनटेक ऑफ मैग्नीशियम इज नॉट इनफ, सो जिसकी वजह से हमें हाइपोमैग्नीसीमिया देखने को मिल सकता है. अगेन द सेकंड वन इज वॉमिटिंग एंड डायरिया, जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि पेशेंट ज्यादा वॉमिट एंड डायरिया अगर पेशेंट को हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉपर अब्जॉर्प्शन ऑफ द मैग्नीशियम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हाइपोमैग्नीसीमिया देखने को मिलता है. Then we have something called malabsorption syndrome, because obviously यहाँ पे हमारा सेम एज इनकी जो सिम्टम है वो डायरिया आते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे malabsorption syndrome में भी ये सेम चीज देखने को मिलती है. Then there is something called celiac disease. I don't know if you know about celiac disease, but it is so similar to malabsorption, हम कह सकते हैं. It's just it actually a type of celiac disease is actually type of malabsorption syndrome as well, because यहाँ पे gluten का indigestion होता है. So we avoid wheat and barley and ray to these type of patient. तो हम यहाँ पे इन पेशेंट को ये सारी चीजें नहीं देते हैं, because they contain gluten. एंड देन अगेन इसके हमारा सिम्टम में डायरिया देखने को मिलता है. देन अगेन वहां पे हमारा प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम नहीं होता है. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड क्रोन्स डिजीज. देन अगेन क्रोन्स डिजीज भी एक टाइप ऑफ आईबीडी है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज है, एंड ये टर्मिनल इलियम को ज्यादातर अफेक्ट करता है. यहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है, एंड यहाँ पे भी एक कंडीशन आती है जो हमारी डायरिया होती है. यहाँ पे सिम्टम के तौर पे डायरिया देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से अगेन प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ हमारा मैग्नीशियम देखने को नहीं मिलेगा. Then we jump into the B topic, which is increase magnesium excretion. So now यहाँ पे हमारे अगर हम ज्यादा इंटेक हो रहा है हमारे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायूरेटिक्स है, देन यहाँ पे ऑब्वियसली मैग्नीशियम का एक्सक्रीशन देखने को मिल सकता है. नाउ एल्कोहलिज्म. नाउ यहाँ पे कंडीशन ये होती है ना कि एल्कोहल में अगर जो जो इंसान ज्यादा एल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो फर्स्ट वहां पे तो डायूरेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है. सो बिकॉज यहाँ पे एल्कोहल डायूरेटिक इफेक्ट देती है, देन ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम एक्सक्रीट आउट होगा यूरिन के साथ. यहाँ पे जीआई लॉस देखने को मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पे पेशेंट को अगेन डायरिया ये सब देखने को मिलती है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर पेशेंट बहुत ज्यादा क्रॉनिक एल्कोहलिक है, देन यहाँ पे पेनक्रियाटाइटिस देखने को मिलता है. पेनक्रियाटाइटिस कैन एक्चुअली cause magnesium excretion. How? Because magnesium जो है यहाँ पे हमारा बाइंड करता है फैट के साथ, एंड देन इट लॉस्ट इन द स्टूल. तो इस कंडीशन को हम
स्टीयटोरिया ही कहते हैं, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड स्टीयटोरिया। सो क्या होता है पेनक्रियाटाइटिस में, हमारा जो फैट है यहाँ पे प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट नहीं होता है, जिसकी वजह से जो फैट हमारे इंटेस्टीन में होता है वो जाके बाइंड करता है हमारे मैग्नीशियम के साथ, एंड देन ये मैग्नीशियम लॉस्ट होता है हमारे स्टूल में। तो किसके किसके साथ, फैट के साथ, एंड इस कंडीशन को हम स्टीयटोरिया कहते हैं। सो फैट इन स्टूल इज कॉल्ड स्टीयटोरिया। सो अलोंग विद दिस फैट हमें मैग्नीशियम भी हमारा पास आउट हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड इंट्रासेल्युलर मैग्नीशियम मूवमेंट, जिसमें हमने 3 पॉइंट्स डाल रखे हैं। द फर्स्ट वन इज द हाइपरग्लाइसीमिया। ना हाइपरग्लाइसीमिया में ऐसा होता क्या है कि यहाँ पे हमें हाइपोमैग्नीसीमिया देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो हमारा हाइपरग्लाइसीमिया है वहां पे इंक्रीज होता है ग्लूकोज। ना ग्लूकोज एक बहुत अच्छा ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, एंड जिसकी वजह से ये ऑस्मोटिक डायूरेसिस करवाता है, जस्ट लाइक मैनेटॉल। मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, हमारा एक एग्जांपल है ऑस्मोटिक डायूरेटिक का, इज लाइक मैनेटॉल। तो ये जो ग्लूकोज होता है इट इंक्रीज ऑस्मोटिक डायूरेसिस, क्योंकि हमारा ग्लूकोज इंक्रीज है और हमारा ग्लूकोज एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक की तरह काम करता है, तो इट्स गोना एक्ट एज ऑस्मोटिक डायूरेट, इट विल कॉज इंक्रीज ऑस्मोटिक डायूरेसिस। तो जिसकी वजह से यहाँ पे मोर यूरिन प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इसके साथ काफी ज्यादा हमारा मैग्नीशियम और भी काफी सारे आयन जैसे सोडियम कैल्शियम भी लॉस्ट आउट हो जाते हैं, इसीलिए हमें हाइपोमैग्नीसियमिया यहाँ पे देखने को मिलता है। Then there is something called insulin administration. Now insulin administration में क्या होता है, just like ये पोटेशियम को पुश करता है सेल में, मैग्नीशियम को भी ये पुश करता है सेल में। So now insulin pushes magnesium into cell. Then again it will cause lower blood serum magnesium. Then we have called sepsis. Sepsis में भी यहाँ पे शिफ्ट ही देखने को मिलता है मैग्नीशियम का इनटू द सेल। तो ये हमने आपको बताया इसके कॉजेस के बारे में, विच इज वेरी इजी एज वेल। देन वी कैन टॉक अबाउट असेसमेंट ऑफ हाइपोमैग्नीसीमिया। सो मैं आपको एक चीज ये बताऊंगी, जैसे ये मैग्नीशियम है इज एक्चुअली कॉपीज कैल्शियम, तो ये हमारे कैल्शियम को कॉपी करता है, इसीलिए यहाँ पे इसका असेसमेंट भी हमें काफी कैल्शियम हाइपोकैल्सीमिया की तरह ही मिलेगा। तो यहाँ फर्स्ट आता है कार्डियोवेस्कुलर में इंक्रीज हार्ट रेट एंड हाइपरटेंशन यहाँ पे देखने को मिलता है। जब हम इसकी ईसीजी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलेगा। ये कर्व थोड़ा और ज्यादा डाउन हो जाएगा। ऑलराइट, देन वी हैव क्यूटी प्रोलॉन्गेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ इन्वर्टेड टी वेव या फिर फ्लैट टी वेव भी देखने को मिल सकता है। देन वी हैव समथिंग इन रेस्पिरेटरी जहाँ पे हमें शैलो रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी। न्यूरोवेस्कुलर में जस्ट लाइक हाइपोकैल्सीमिया यहाँ पे पॉजिटिव ट्रोसो एंड पॉजिटिव ट्रोफ्स्टिक साइन देखने को मिलेगा। ये क्यों होता है, क्योंकि मैग्नीशियम, व्हेन देयर इज लो मैग्नीशियम इट कॉजेस लो पीटीएच प्रोडक्शन। बिकॉज यहाँ पे लो पीटीएच प्रोडक्शन है, देन यहाँ पे लो कैल्शियम भी होता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पॉजिटिव ट्रोसियो एंड ट्रोप्स्टिक साइन देखने को मिलता है। सो मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड्स हार्मोन्स, जिसकी वजह से यहाँ लो कैल्शियम होता है, एंड अगेन हमें ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। नाउ वी ऑल्सो सी टेटनी हेयर एंड सीजर्स एंड हाइपर रिफ्लेक्सिया। So now we can talk about the interventions. Now intervention में हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें पेशेंट को मॉनिटर करना है हमेशा कार्डियक मॉनिटर में। जैसे हमने आपको बताया जितनी भी डिजीज कंडीशन है, स्पेशली जो हमारा सिग्निफाइंग करती है इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड इम्बैलेंस को, तो हम वहां पे पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर में लेके जाते हैं। देन हमें यहाँ पे चेक करना है हाइपोकैल्सीमिया, बिकॉज hypomagnesemia is always associated with hypomagnesemia. So low calcium causes, like accompanies, not causes,
low magnesium. So like low calcium accompanies low magnesium. So that's why we have to check for hypocalcemia and we have to restore it. Now it's a very important factor कि यहाँ पे हमें cautious रहना है. We have to be very cautious while giving oral magnesium preparation to the patient with hypomagnesemia, because oral magnesium preparation जैसे हमारे मैग्नीशियम, हमारे ऑक्साइड्स है, मैग्नीशियम सीट्रेट्स है, ये सारे एज अ लेग्जेटिव होते हैं. तो ये एक्ट करते हैं लेग्जेटिव की तरह, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे डायरिया देखने को मिल सकता है. बिकॉज दे आर वेरी गुड लेग्जेटिव्स, इट कैन कॉज डायरिया दैट कैन अगेन कॉज gradual or increased loss in magnesium. Then there is something we can go for. If we are not able to provide oral magnesium, then we can always go for parenteral route, which is like IV or IM route. Now, while we are giving IV route, which is most common here, ये just हमारे प्री एक्लेम्प्टिक और एक्लेम्प्टिक मदर होता है जब हम यहाँ पे IM रूट प्रेफर करते हैं. बट IV रूट हमारे मोस्टली ये जो मेड सर्ज और ये जो कॉमन पेशेंट है उनके लिए हम IV रूट ही प्रेफर करेंगे. ना यहाँ पे हम प्रिपरेशन देंगे 1 to 2 ग्राम इन 50 और 100 ml NS की डाइल्यूशन में ओवर 1 आवर. ये कंडीशन है जब यहाँ पे माइल्ड टू मॉडरेट हमें हाइपोमैग्नीशियमिया देखने को मिल रहा है. हम यहाँ पे डोज बढ़ाते हैं और इसको करते हैं 4 to 8 ग्राम इन 250 to 500 ml ऑफ NS ओवर 12 to 24 आवर्स. ये हमारे सीवियर केस में है. यहाँ सीवियर केस में है तब हम यहाँ पे हम डोज बढ़ाते हैं. बाकी हम यहाँ पे पेशेंट को 1 to 2 ग्राम इन 50 to 100 ml of NS में ही देते हैं ओवर 1 आवर में. सो इट्स अ माइल्ड टू मॉडरेट टाइप ऑफ हाइपोमैग्नीसिमिया अगर यहाँ पे पेशेंट को देखने को मिलता है, देन वी ऑलवेज गो फॉर दिस वन. If we are somehow not able to give IV route, then we prefer IM route, which is very less common in normal patient. And if the patient is not, like if there's no any pregnant lady with pre-eclampsia or eclampsia, तो यहाँ पे हम तब IM रूट वैसे नहीं देते हैं. बट इफ दिस नेसेसरी देन वी ऑलवेज गिव 1 to 2 ग्राम ऑफ दिस इंजेक्शन MgSO4 एंड वी शुड ऑलवेज गिव दिस इन डीप IM. एंड इसको हमें हर 6 आवर्स में रिपीट करना है अंटिल इट रीचेस द रिक्वायर्ड डोज. एंड हम मोस्ट यहाँ जो प्रेफर्ड साइट है वो हम ग्लूटियल देते हैं. Alright, so हम इसको हमेशा deep IM देते हैं. Now, what we should be monitoring while we are giving the parenteral route like IV or IM, तो यहाँ पे पेशेंट को मॉनिटर करना है हमें मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी. तो हम मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी कब बोलते हैं? जब ये मोर देन 7 mg per DL होती है. अगर ये 7 mg per DL से ज्यादा जा रही है, then we will say it is a magnesium toxicity. Now, how we see magnesium toxicity? What are the symptoms? तो यहाँ पे अगर आपको deep tendon reflex अगर absent है, तब हम, या फिर dimnish है और dimnish, तब हम इसको कह सकते हैं it is a sign of magnesium toxicity. And if the respiratory rate is more than 12 per minute, it's fine. But if it is less than 12 per minute, then it is showing the sign of magnesium toxicity. Same goes with the urine output. अगर more than 30 ml per hour है, then it is good. And if it is less than 30 ml per hour, then it is a sign of magnesium toxicity. Now, to prevent magnesium toxicity, and if the patient is actually having magnesium toxicity, you should always keep calcium gluconate available. So it is a magnesium antidote. So it is an antidote for magnesium. तो इसीलिए हमें calcium gluconate साथ में रखना है पेशेंट का जिनको ये मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो रही है या फिर हो सकती है. सो मोस्टली पेशेंट जो हाइपोमैग्नीसीमिया या हाइपरमैग्नीसीमिया के साथ है उसके आसपास कैल्शियम ग्लूकोनेट अवेलेबल होना चाहिए. Then we can jump into the another topic, which is your hypermagnesemia. Now, what is hypermagnesemia? हम हाइपरमैग्नीसीमिया तब बोलते हैं जब यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम की लेवल 2.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा होती है.
नाउ इसके कॉजेस में हमारा आएगा जैसे डिक्रीज, अगर रीनल एक्सक्रीशन हो रहा है, अगर पेशेंट को यहाँ पे सीकेडी की कंडीशन है एंड यहाँ पे फंक्शन नहीं कर रही है किडनी, तो जिसकी वजह से हमें यहाँ रिटेनिंग हो सकती है मैग्नीशियम की एंड इट कैन कॉज हाइपरमैग्नीसीमिया। देन वी हैव इंक्रीज इनटेक ऑफ मैग्नीशियम कंटेनिंग लेक्सेटिव्स, जैसे हमने आपको बताया था मैग्नीशियम कंटेनिंग लेक्सेटिव्स के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम बहुत ज्यादा उसका यूज कर रहे हैं, then misuse कर रहे हैं actually, then it can also cause retention of magnesium. Now increase intake of antacid जिसमें magnesium है. Then there's something called hypothyroidism. Now how hypothyroidism actually causes hypermagnesemia. Now यहाँ पे क्या होता है कि हमारा थायराइड में जब हाइपोथायराइड होता है तो यहाँ पे डिक्रीज होता है बॉडी मेटाबोलाइजेशन, therefore decrease kidney function as well. So as you know that hypothyroidism is a metabolic disorder. तो यहाँ पे actually decrease होती है body metabolization and in turn हमारे यहाँ पे किडनी की भी फंक्शन कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा एक्सक्रीशन नहीं हो पाता है मैग्नीशियम का. Then we have something called Addison disease. तो यहाँ पे भी हमारा रिटेन होता है मैग्नीशियम along with potassium. Then we have something called tumor lysis syndrome because the tumor cell got magnesium. So tumor cell पे magnesium होते हैं. So when they burst, they actually expose magnesium into the bloodstream. Then the quick assessment for the hypermagnesemia, जहाँ पे हम कार्डियोवेस्कुलर में बताएंगे, यहाँ पे पेशेंट को डिक्रीज हार्ट रेट देखने को मिलेगा, यहाँ पे हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है. पेशेंट की ईसीजी में हमें यहाँ फ्लैट पी वेव देखने को मिलेगी, यहाँ पे प्रोलॉन्ग क्यू पीआर देखने को मिलेगा, यहाँ पे पीआर प्रोलॉन्ग देखने को मिलेगा, यहाँ पे वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा एंड टॉल टी वेव देखने को मिलेगा. तो ये है नाम क्या है, हाइपर मैग्नीसीमिया की ईसीजी. एंड देन हमारा रेस्पिरेटरी में आता है, जहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी देखने को मिलता है, बिकॉज अगेन यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है, जस्ट बिकॉज दीज आर नाउ शोइंग द साइन ऑफ मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी एज वेल, हम ये कह सकते हैं. देन वी हैव न्यूरोमस्कुलर में हमें यहाँ पे डिमिनिश और एब्सेंट डीप टेंडर रिफ्लेक्स देखने को मिलेंगे एंड यहाँ पे स्केलेटल मसल वीकनेस देखने को मिलती है. Now for the interventions of hypermagnesemia, यहाँ पे हम सबसे पहले मॉनिटर करेंगे पेशेंट को ऑन कार्डियक मॉनिटर में. यहाँ पे हम पेशेंट को डायूरेटिक्स देंगे जिससे हमारा जो बहुत एक्सेस मैग्नीशियम है वो आउट होए सिस्टम से. हमें यहाँ पे नहीं देना है मैग्नीशियम कंटेनिंग ड्रग्स जैसे लैक्सेटिव एंड एंटासिड, कुछ एंटीबायोटिक्स जो लाइक एमियोग्लाइकोसाइड्स, हम ये सब भी यहाँ पे प्रेफर नहीं करते हैं, हम उन्हें भी स्टॉप करवाते हैं. हम स्टॉप करवाएंगे डाइटरी इनटेक ऑफ दीज मैग्नीशियम कंटेनिंग फूड. Then we should always administer IV calcium to reverse the effect of magnesium on cardiac muscle. Now इसका मतलब क्या होता है, because magnesium हमारा ब्लॉक करता है कैल्शियम into heart muscle. So ये एक्चुअली कार्डियक मसल में कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से डिक्रीज हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज कंडक्शन. सो हमारा यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, एक्चुअली मैग्नीशियम कॉपी करता है हमारे कैल्शियम को. सो व्हेन इट कॉपीज द कैल्शियम, इट डज नॉट अलाउ कैल्शियम टू गो इनटू द कार्डियक मसल, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉपर हार्ट कंट्रैक्शन एंड हार्ट कंडक्शन नहीं होता है, बिकॉज वी नो कैल्शियम इज नीडेड फॉर हार्ट कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड कंडक्शन. तो इसीलिए यहाँ पे हम कैल्शियम को एडमिनिस्टर करते हैं जिससे वो रिवर्स करे हमारे मैग्नीशियम के रोल को एंड यहाँ पे हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट कंडक्शन प्रॉपर हो. सो ये सब हमने आपको बताया
हमारे हाइपर मैग्नीशियमिया एंड हाइपोमैग्नीशियमिया के बारे में। इट्स अ वेरी क्विक रिव्यू सेशन मैंने आपको इसके बारे में बता रखा है। बाकी वी आर गोइंग टू अगेन डिस्कस अबाउट दी फर्दर मोर टॉपिक, जिसमें हम आपको सोडियम एंड फॉस्फेट के बारे में बताएंगे, एंड विल बी डन विद फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. So I hope you enjoyed this topic, and it's a very quick session. So I hope you understood it, and yeah, I hope you are all doing well. So take care. Bye. See you in the next video.